नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। कोई भी अहम मसला हो, अहम मौजू हो, उसके दो रुख जरूर होते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला यह है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जहां के वजीर आला उद्धव ठाकरे हैं, उस एमवीए की सरकार पर यानी कि महाविकास अघाड़ी, ये तीन बड़ी जमातों का एक इत्तेहाद है जैसा आप सभी जानते हैं, जिसमें शिवसेना है, जिसमें एनसीपी है और जिसमें कांग्रेस है। और जो वजीर आला है वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना, जाहिर है। तो महाविकास अघाड़ी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा बड़ा है जैसा कि सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये खतरा बड़ा है या फिर यह कि इस खतरे को बड़ा दिखाने या समझाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि एमवीए सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी और टर्म पूरा करने से बहुत पहले ही गिर जाएगी। इस तरह के जो बयानात हैं वो महाराष्ट्र की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी तरफ से तो लगातार आते रहे हैं, लेकिन इन बयानात में वाकई इतनी सच्चाई है, इस पर शायद किसी ने उतना गौर किया या नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि शिवसेना के एक बड़े लीडर, जो वहां शिवसेना के विधायक दल के लीडर भी हैं, हालांकि अभी खबरें ऐसी हैं कि उन्हें इस पद से हटा दिया गया है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई हटा दिया गया है? तो इतने नंबर ऑफ एमएलएस थे जिनके सिग्नेचर हैं, लेकिन यह बात है कि उनको उस पद से हटा दिया गया। इस खबर के बाद कि उन्होंने अपने साथ 30 से जायद शिवसेना के एमएलएस और कुछ एक दो इंडिपेंडेंट एमएलएस को लेकर वो कहीं अलग चले गए हैं। चले कहां गए हैं? खबर यह आई कि वो सूरत में है। सूरत यानी गुजरात, वहां एक होटल में है और वहां से उन्होंने एक तरह से ये बात आ गई कि उन्होंने एक बगावत कर दी है शिवसेना के खिलाफ। तो जाहिर है कि अगर नंबर गेम में जो एमवीए है, अगर शिवसेना नंबर गेम में पिछड़ती है तो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में पिछड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या यह समझा जाए कि या तो महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी, या फिर यह कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या फिर यह कि अगर फिर से इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, यानी कुछ भी अभी हो सकता है। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि एमवीए के तीन बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टियों में से एक शिवसेना, जिसके पास कुल 55 एमएलएज हैं, उनमें से तकरीबन 30, कुछ तादाद 30 से कम बताई जा रही है, कुछ 30 से ज्यादा बताई जा रही है। इतने एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं और खुद उद्धव ठाकरे को पता नहीं होता या वो उन्हें रोक नहीं पाते हैं। और उनके पास जो आज एमएलएस की जो उन्होंने बैठक बुलाई, उसमें कुल जो खबरें हैं उसके मुताबिक 22 एमएलए ही जमा हुए। तो दरअसल खेल क्या है? कौन खेल रहा है ये खेल? खेल खेला जा रहा है, खेल खिलवाया जा रहा है, लेकिन ये जो भी खेल है इसके पीछे इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा, इसका जो असर होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होगा, वो क्या होगा? तो क्या सवाल अहम ये है कि क्या सरकार गिर जाएगी? तो मौजूदा जो सियासी बहरान है महाराष्ट्र में, उसके दो रुख हैं। क्या है दो रुख? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर पवन पांडे, जो स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ हैं गुलरेज शेख, तर्जुमान बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। गुलरेज शेख साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। कुछ देर पहले की खबर है कि जो अमृता फडणवीस हैं, यानी फडणवीस साहब की जो पत्नी है, उनके तरफ से एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट पर लिखा गया है कि बिना किसी का नाम लिए, उस ट्वीट में यह बात लिखी गई है कि एक था कपटी राजा। अब एक था कपटी राजा, था को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में से बंद किया हुआ है। गुलरेज शेख साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है मुझे लगता है। सवाल इस बात को लेकर मैं ये जानना चाहता हूं कि एमवीए की सरकार या महाराष्ट्र में जो मौजूदा सियासी बहरान है उस पर बीजेपी का क्या रुख है? खबर तो यहां तक भी है कि जल्द ही फडणवीस भी सूरत जाने वाले हैं, जहां पे सूरत के एक होटल में शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे अपने साथ, जैसा उनका दावा है कि 30 से जायद एमएलएस के साथ वहां मौजूद हैं। मैं आपसे इस पर आपका रुख जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी का रुख जानना चाहता हूं। देखिए आजम साहब, हमारा स्पष्ट मानना है और हमारी ये मान्यता है कि ये आंतरिक विषय है शिवसेना का।
वहां आपस में बन नहीं रही है। उनके जो भी मत भिन्नताएं हैं, जो भी इनके मनमुटाव हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हालात बने हैं। और इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि हम एक राजनीतिक दल है और हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। तो जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उस पर हमारी बिल्कुल कड़ी नजर है। और वक्त पड़ने पे जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी प्लान ऑफ एक्शन होगा, हम करेंगे। लेकिन अभी कुछ बोलने की भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखते हैं कि इनके घर की स्थिति क्या बनती है, क्या उसके पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो हमको करना होगा फिर करेंगे। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की, ठहरो और देखो की नीति पे काम कर रहे हैं जी। लेकिन जो सेंटर में मिनिस्टर है रामदास अठावले, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है। वो कह रहे हैं कि उद्धव सरकार के जाने का वक्त आ गया है और एकनाथ शिंदे के साथ 36 एमएलए मौजूद हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही फडणवीस की सरकार बनेगी। ये आपके पार्टी के साथ यानी कि सत्ता में ये शामिल है, केंद्र के मंत्री हैं, ये इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इनको इतनी बारीकी कहां से मिल गई? देखिए, अठावले जी की खुद की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो वे अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं, ये बात सच है, हमारे अलाई हैं। और चूंकि वे महाराष्ट्र के हैं, उनके फुटप्रिंट्स मुंबई में काफी ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि उनको डीप नॉलेज होगा। इतना कि उनके साथ उनको नंबर, कितने विधायक हैं और उनका नंबर भी पता हो, और ये बीजेपी की सरकार बनने जा रही है ये सब पता हो। नहीं, देखिए, एक एनालिस्ट की तरह बात करें, लेकिन वो तो एनालिस्ट नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है जो आपके साथ है, और वो एक मंत्री भी है। यानी वो एक बात कह रहे हैं तो वो मंत्री होते हुए ये बात कह रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात है, उनका खुद का दल है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो सरकार के अंग हैं, तो उनका मत उनका निजी मत है। ठीक है, तो अब हम रुख करेंगे डॉक्टर पवन पांडे का। एनसीपी जो एक घटक दल है एमवीए का, और उसके जो नेता हैं शरद पवार, जाहिर सी बात है अब तक जितने झटके एमवीए की सरकार ने झेले हैं उसमें शरद पवार का बड़ा रोल रहा है। कि क्या इस बार शरद पवार के हाथ में कुछ है? क्योंकि ये मामला शिवसेना के अंदरूनी खलफशार का नजर आ रहा है, भले ही खेल किसी और के जरिए खेला जा रहा हो, रिमोट किसी और के हाथ में हो। पवन पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कितनी उम्मीदें हैं और क्या आपका इस पर साइड क्या है, क्या रुख है आपका इस मौजूदा संकट पर? देखिए, जब से महाआघाड़ी विकास सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर, तब से विपक्ष के रूप में बैठी बीजेपी हमेशा ये प्रयास करती है कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इनके मंत्रियों को कैसे बदनाम किया जाए, सरकार कैसे गिराई जाए। ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार विफल भी हो रहे हैं, लेकिन ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। एक चुनी हुई गवर्नमेंट को गिराने का जो प्रयास है ये लोग करते रहते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए कि आखिर ये बातें कहां से उठ के आ गई। राज्यसभा का इलेक्शन होता है, विधान परिषद का इलेक्शन होता है, उसमें कुछ क्रॉस वोटिंग होती है, कुछ नाराजगी। देखिए, जहां लोकतंत्र है वहां इन सब बातों को समझना होगा। किसी की महत्वाकांक्षा है, कोई कुछ चाहता है, तो वो सब बैठ के तय होता है, पार्टी मीटिंग में है, अंदरूनी विषय है। लेकिन इसमें किसी का ये कहना कि नहीं, अब समय आ गया है कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए महाराष्ट्र के अंदर, अब ये सरकार चलेगी नहीं, इनके नंबर्स कम हो गए हैं, तो आखिर ये कहाँ तय होगा? क्या ये मीडिया ट्रायल में तय होगा? ये कहाँ तय होगा? ये तो फ्लोर पे तय होगा। और ये देखने वाली चीज है, और लोग भी जानते हैं, जो लोग इस तरह के मान लीजिए दबाव बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, या वो कुछ तोड़ना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो इस सब का एक संवैधानिक ढांचा, एक संवैधानिक व्यवस्था है, ये इतनी आसानी से और ये सब चीजें नहीं होती है। इसीलिए हर बात में ये कह देना कि सरकार को खतरा है, सरकार अब टूट जाएगी, गिर जाएगी, अब सरकार चलेगी नहीं, मुझे ये लगता है कि इसके अलावा भी लोकतंत्र में और भी बातें करनी चाहिए कि महाराष्ट्र का विकास कैसे। उस पर आप देखेंगे कि हम लोग कभी डिबेट नहीं करते हैं। हम लोग कई डिबेट में हम लोगों ने हिस्सा लिया, तो हम लोग देखते हैं कि अब सरकार जाने वाली है, अब सरकार गिरने वाली है। इतना दिलचस्पी एक सरकार को गिराने में, इतना प्रयास सरकार को गिराने में, आखिर इसकी वजह क्या है?
क्यों आपको जब विपक्ष में मौका मिला तो आप विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना क्यों नहीं चाहते, क्यों लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराई जाए? तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये है पांडे जी, वाले लोग पकाएंगे, माफ कीजिएगा पवन पांडे जी, सवाल ये है कि भाई आपके जो घटक दल हैं, जो आपके इत्तेहादी हैं शिवसेना, उनके ही अपने लीडर अलग हो गए हैं, तो इसमें किसी दूसरे को आप दोष कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, देखिए राजनीति है, आप प्रयास में लगे हैं, लोगों को तरह तरह से चीजें की जाती हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, आप लोग खुद समझते हैं इन बातों को। लेकिन यहाँ तो बात यह है कि हमें अपने दर्शकों को समझाना है, हमें अपने नाजरीन को समझाना है कि दरअसल हुआ क्या, कैसे, अगर ये ऐसा हो गया तो कैसे हो गया कि जिस पार्टी के सीएम हैं उनके पास आज बैठक में 22 और 23 एमएलए ही पहुंच पाते हैं, और उन्हीं के पार्टी के एक और नेता के पास ज्यादा एमएलए हैं और वो कहीं दूर सूरत में मौजूद हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसीलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए कि वो सूरत में क्या कर रहे हैं, उनको सूरत कौन ले गया, वहां कौन उनको रखा हुआ और किस उद्देश्य से रखा हुआ, बस इन बातों को समझने की जरूरत है कि आखिर महाराष्ट्र के विधायक हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो सूरत में जाके क्या कर रहे हैं? गुल्ले सिंह साहब, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि उनसे जो शिवसेना के विधायक और सो कॉल्ड जो भी लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने हैं और इतने हैं, वो सूरत कैसे चले जाते हैं, वहां क्यों वो हैं, कहीं और क्यों नहीं? आजम साहब, ये अच्छा यह होता कि यदि शिवसेना के स्पोक्स पर्सन या कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी होते, क्योंकि आपको स्मरण होगा जब राजस्थान का जो सचिन पायलट केस हुआ था, जब सचिन पायलट अपने मित्र मंडली के साथ चले गए थे गुड़गांव में, और जब मैं डिबेट फेस करता था तो हमको बार बार यही पूछा जाता था कि चूंकि हरियाणा में खट्टर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए वहां पर गए हैं, और तमामों किस्म की बातें की जाती थी। अंततोगत्वा क्या हुआ, तो वो कांग्रेस में ही है, प्रियंका वाड्रा ने उनसे बात की, सब कुछ उनका सुलझ गया, वे वापस राजस्थान चले गए, वो सरकार के पार्ट है। तो इस प्रकार की बातें जो करना बहुत आसान होती है, यदि आप डेप्थ में जाएंगे तो हो सकता है आपको कई फिशर्स मिले, क्योंकि ये जो शिंदे साहब हैं इनका माना जाता है कि ये राइट हैंड रहे कई वर्षों तक, और अभी तक भी उद्धव ठाकरे साहब के। तो ऐसा क्या अनबन है अंदरूनी तौर पर, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि ये उद्धव ठाकरे की वजह से समस्या नहीं आ रही है, ये उनके पुत्र मोह की वजह से, उनके पुत्र की वजह से आ रही है। ये अलग अलग एनालिस्ट का, अलग अलग पत्रकारों की अलग अलग बातें आ रही हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छीटाकशी तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि बीजेपी का विधायक कभी क्यों नहीं जाता, बीजेपी का सांसद क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी अच्छाई है कि वो नहीं जाता व्यक्ति, लेकिन आपके घर में कुछ खराबियां हैं तो आप उस पर नजर करें ना। पवन पांडे साहब, आप ही दोनों को बोलना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसकी मतलब ये है, बोले जी मैं बोलूं? हाँ, इसका मतलब ये है कि भाजपा सरकार गिराना नहीं चाहती है, भाजपा जो है वो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना चाहती है। अगर ऐसा है तो फडणवीस साहब ने ये क्यों मांग की कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए? इसका जवाब इनसे पूछिए। देखिए, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि यदि नैतिकता के आधार पर बात करें तो उद्धव ठाकरे साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब बातें आ रही हैं कि आपके पास 55 विधायक थे, उसमें से 30 आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपकी पार्टी ही बीच में वर्टिकली स्प्लिट हो चुकी है। ऐसे केस में आप कैसे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? तो ये तो नैतिकता के आधार पर ये मांग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यदि कुछ नैतिकता आप लोगों में भी अभी बाकी है तो आपको भी ये मांग करनी चाहिए। लोग इसको मीडिया में क्यों मांग कर रहे हैं, आप फ्लोर पे जाके मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वहां नहीं कहते कि भाई आपके पास नंबर नहीं है? जब वक्त आने पे वो भी करेंगे, अभी तो रात है, आने दे, कल सुबह तक क्या क्या होगा आपको दिखेगा, मुझे भी दिखेगा। अभी वो करिए ना, वो नहीं रहा है। देखो, सुन लीजिए भाई साहब, पांडे जी सुन लीजिए, अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं बतौर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होते हुए।
आप देखते हैं अगर आपके घर में कुछ खराबियां होती हैं जिसका प्रभाव सरकार पे कॉन्स्टिट्यूशनली आता है तो फिर वो उस हिसाब से डिमांड की जाएगी, लेकिन अभी तो हम ठहरो और देखो की नीति पे काम कर रहे हैं। नहीं, आप लोग जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। फिर एक बार दोबारा अगर आप लोग इसमें पहल करेंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, ये आप लोग बढ़िया से जानते हैं, इसलिए पहल नहीं हो रही है। इस बात नहीं होता है तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन आपका देखिए आपकी मॉरल ड्यूटी है महाराष्ट्र की जनता के प्रति, तो कम से कम क्लियर नंबर है तो नंबर दिखा दो। लीजिए एक और ब्रेकिंग आपको देता हूं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गुजरात के सूरत में जो शिवसेना के विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, खबर यह है कि उन तमाम एमएलएस को अब दूसरे स्टेट में ले जाया जाएगा। और वो दूसरा स्टेट कौन सा है गुलरेज शेख साहब बता दूं मैं, वो जगह कौन सी, वो शहर कौन सा है, आपको शायद पता होगा, बताइए। नहीं मुझे नहीं पता। गुवाहाटी है। अब ये भी संयोग है, ठीक है, नहीं बिल्कुल उनकी इच्छा, वो देखिए पूरा हिंदुस्तान। और खबर ये आ रही कि सूरत से चार्टर्ड प्लेन से उन्हें गुवाहाटी ले जाने की बात हो रही है। आजम साहब यदि आपका मुझसे परेशानी है, मुझसे झगड़ा है और आपको मेरी प्रवृत्ति पता है कि मैं जो हूं वो उग्र होकर कुछ भी कर सकता हूं, तो आपको यदि रहना है तो आप मेरे दुश्मन के घर पे रहेंगे या न्यूट्रल घर पे रहेंगे, लेकिन मेरे घर में तो नहीं रहेंगे जब आपको मेरी प्रवृत्ति पता है कि मैं कॉलर पकड़ने में देर नहीं करता हूं। तो पवन पांडे जी आपको जवाब देना है, क्या आपके हाथ से, आपके इस एमवीए के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है? क्या आप लोग कॉम्प्लासेंट हो गए? क्या आप लोगों को वो याद नहीं था, एक नहीं कई बार इस तरह की बातें हो रही थी कि जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी? या क्या पवन पांडे जी इस बात को बहुत ठोक बजा के यहां पर कह सकते हैं ऐलानिया कि इस बार भी सरकार नहीं गिरेगी? देखिए, जहां तक हम लोग का अनुभव है और जहां तक हम लोग को भी जानकारी मिल रही है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इन लोगों की भरपूर कोशिश हो रही है सरकार गिराने की, लेकिन इनसे गिर नहीं रही है। और हम लोग को उम्मीद है कि इनसे गिरेगी भी नहीं, क्योंकि सरकार जो बनी है ना, वो बहुत सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके बहुत सारी बातें होके, बहुत सारी चीजें तय होके बनी, और लोग जानते हैं कि इनको रोकना कितना महाराष्ट्र में जरूरी है। तो इतनी आसानी से लोग इनके भ्रम में नहीं आएंगे, ये हम लोग को पूरा भरोसा है, विश्वास है। अब ये लोग जितने भी जगह उनको बदले, अभी इन्होंने एक लाइन कहा कि आप दोस्त के घर जाओगे कि दुश्मन के घर। अब आप बताइए, ये थोड़ी देर पहले मॉरल की बात कर रहे थे, शिवसेना के विधायक और उनका दोस्त ये निकल रहे हैं, ये इनकी मॉरल है, ये विपक्ष में है और ये सरकार नहीं गिराने का ये सब प्रयास है इन लोगों का। तो देखिए, मैंने ये नहीं कहा, इसलिए मॉरल की बात इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रवृत्ति आपको पता है, गिराने का जो प्रयास आप लोगों ने झगड़ा है तो आप मेरे घर लगा के रखा है, लगिए, लेकिन इसमें आप सफल नहीं होंगे, ये हम लोग को पता है। देखिए, मेरी बात को इन्होंने ट्विस्ट किया थोड़ा सा, अभी आप कर सके आजम साहब, जो मैंने वक्तव्य दिया था उसको रिवाइंड करके वापस सुना दे। मैंने ये कहा था कि आजम साहब, आपकी मुझसे दुश्मनी हुई है, मुझसे आपको समस्या है, और आपको पता है कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि कभी भी हमला कर देता हूं, कभी भी किसी का भी कॉलर पकड़ लेता हूं, तो आप मेरे घर में आकर बैठेंगे कि मेरे दुश्मन के घर पे जाके बैठेंगे, जहां कम से कम मैं आपको आकर परेशान नहीं कर सकूं? मैंने ये कहा था। बताएं। और पवन जी, दुश्मनी और अभी की बात नहीं है, अभी घर में शिवसेना की प्रवृत्ति सब जानते हैं सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि मत भिन्नता राजनीति में स्वाभाविक है। कभी कभी चीजों को लेके बहुत सारी बातें होती हैं जो कि बातों से ही उसका हल निकलता है, लेकिन उसको इस लेवल पर, इस स्तर पर ले जाना कि भाई उसका दुश्मन है, वो दुश्मन के घर में, मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में हम लोग को बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जहां आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वे गुजरात ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखेंगे, आपको लगता है कि वो मुंबई में बैठते तो वो बचते क्या, उन पे कुछ भी हो सकता है। अभी मैं यही पूछ रहा हूं ना, गुवाहाटी क्यों भेज रहे हैं आप?
नहीं, गुवाहाटी क्यों भेज रहे हैं? हम थोड़ी ना भेज रहे हैं। हाँ, तो गुवाहाटी क्यों भेज रहे हैं? भेजने वाले वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कौन रोक सकता है? अरे पांडे जी, आपकी इच्छा हो तो आप मध्य प्रदेश जाए, आप केरल जाए। अच्छा, तो वो तो अभी सामने आ ही जाएगी ना। अच्छा पवन पांडे जी, अभी तो सामने आ जाएगी। पवन पांडे जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या वाकई थोड़ा मतलब आप लोग क्या मतलब अंडर करंट क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या आप लोग रीड नहीं कर पाए? क्या आप लोगों के आपस में जो भी पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, क्या आपस में बातचीत इसको लेकर नहीं होती है? वो भी तब जबकि हर दूसरे चौथे महीने पे कोई ना कोई इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं कि सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा का इलेक्शन देख लीजिए, विधान परिषद का इलेक्शन देख लीजिए। बताइए, ये सवाल लाजमी है, ये सवाल लाजमी है जी। आपने बहुत अच्छे सवाल उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं ये इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि आप उसका दूसरा पहलू देखिए कि एक तरफ भाजपा जैसी पार्टी लगी हुई है कि कैसे भी हमको महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है और सत्ता में आना है, ठीक है। और तीन पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन इनका बार बार इनका षड्यंत्र को असफल कर रहा है। तो ये छोटी बात है क्या? ये बिना बात के होता होगा क्या? ये बिना सामंजस्य स्थापित किए होता होगा क्या? इतना आसान नहीं है। इसमें हमारी एक मजबूत गठबंधन है, सामंजस्य की कहीं कमी नहीं है, और जिसके चलते ये लोग बार बार असफल होते हैं। नहीं तो आप इनका प्रयास देखिए, ये लगातार इनका बस एक ही प्रयास है कि कैसे भी एन केन प्रकरण हम लोग को सत्ता में आ जाना है, इन लोगों को सत्ता से बाहर करना है। तो देखिए, सत्ता का जो इन लोगों को एक भूख है ना, या एक जिद है ना, वो ये बार बार महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, जो गठबंधन की हमारी सरकार चल रही है, उसको परेशान करने का और सहयोग ना करने का इनका जो तरीका है, वो लोग इनको बार बार अपनाते हैं। कोई भी एक बहाना ढूंढ लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इनका बार बार का जो प्रयास है वो इस गठबंधन को और मजबूत करता है और बल देता है और लोगों को और कन्विंस करता है, समझाता है कि देखिए कैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं जो कि इस ताक में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा आपके तरफ से कहीं भी मतलब ये हो, कमी पड़े और ये लोग झपट ले। तो इस बात को सब लोग समझता है। और शेख साहब, क्या बीजेपी जो है वो एक तरह से कटघरे में खड़ी होगी? क्या आवाम की नजर में ऐसा ये पैगाम जाएगा कि बीजेपी ही पीछे से खेल खेल रही है? देखिए, मुझे क्या लगता है भाई साहब कि चाय से गर्म केतली है, माफ करना शब्द का उपयोग कर रहा हूं। ये लोग परेशान करके रखे हुए हैं। क्या विपक्ष ऐसा होता है? क्या इतिहास में इससे पहले ऐसा विपक्ष देखने को मिला है? ये सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी, तो ठीक है, गुलरेज जी बोले। आजम साहब, और कहीं ऐसा होता है जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती है? पवन जी, मैंने अब थोड़ा एक सवाल किया है, जरा जवाब ले लेते हैं। जी गुलरेज जी बोले। भाई साहेब, एक कहावत कही जाती है कि चाय से गर्म केटली होती है, तो ये केटली ज्यादा गर्म दिख रही है। शरद पवार साहब ने क्या कहा कि ये शिवसेना का अंदर का मामला है, वो सुलझाएंगे, लेकिन ये शिवसेना के प्रवक्ता बनके क्यों बैठे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये वो उस अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिवसेना वाले, जाहिर सी बात है। 32 तो 32 तो सूरत में है, वहां सूरत में उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, अब गुवाहाटी में मेहमान नवाजी होगी, तो अभी तो उनके अलायंस के तो दूसरे साथी हमको उनको बढ़ाना पड़ा है। देखिए, मैं अभी भी ये बात कहता हूं बार बार कि पार्टियों को अपने आप में दिखना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आपके घर में सब कुछ सही है तो आपका विधायक कहां जा सकता है? हम भी इतने सालों तक लगातार विपक्ष में रहे, तो जिन राज्यों में आज भी विपक्ष में है, छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, जो बहुमत की सरकार है उनकी, लेकिन क्या एक भी विधायक अभी तक इधर से उधर हुआ है? नहीं हुआ है। लगता है आपने पूरा टेस्ट कर लिया, कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे कमजोर है, कहां पे वार किया जा सकता है। नहीं तो आप मुझे बताइए पवन पांडे जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? पवन पांडे जी बोले। पवन पांडे जी बोले होते, इसका मतलब क्या है कि आपकी अंदरूनी कमजोरियां हैं, आपका घर सही नहीं है भाई साहब। सबके बस एक वक्त कम रह गया। पवन पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी पवन जी बोले, इस बार बचेगा किला? देखिए, इन्होंने कहा, एक मिनट में इसको क्लियर करता हूं, इन्होंने कहा कि ये स्पोक पर्सन क्यों बोल रहे हैं उस पार्टी का? हमारी गठबंधन सरकार
आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है जी। और आपको पक्ष रखने से भी तकलीफ हो रही है, तो क्या हम लोग अपना पक्ष नहीं रखें? क्या हम लोग अपनी बात को नहीं बताएं जनता के सामने? आप देखिए कि अभी जब आपने कहा नहीं, आप जो है, आप जितना शरद पवार साहब नहीं बोल रहे उतना बोल रहे हैं शिवसेना के लिए। मैंने इसलिए कहा कि चाय से गर्म केटली है। अब भाई यहाँ पर हमने उनको बुलाया ही है बोलने के लिए। गुलरेज शेख साहब, आपको और उनको बुलाया बोलने के लिए है तो वो तो बोलेंगे, हमारे पास अब वक्त नहीं रहा है। बहरहाल चलिए, दो रुख ये था हमारे नाजरीन के लिए कि एक रुख बीजेपी का था। बीजेपी का साफ कहना है कि ये इनकी अपनी कमजोरी है, इसमें इनके घर में खुद अगर आपस में ढींगा मुश्ती हो रही है तो उसके लिए वो हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, शिवसेना के ही विधायक हैं और उनके साथ जैसा उनका दावा है कि 30 शिवसेना के विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और बाकी एक दो निर्दलीय भी हैं। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि क्या अब वाकई इसके पीछे कोई खेल है? क्या ये ऑपरेशन लोटस का कोई और सीक्वल है? यह सब हमें कुछ और 1-2 दिन में शायद पता चल जाएगा कि तस्वीर असल में क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आता।